हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं वापस लेके आया हूं रिसेंटली अभी जो 25 जनवरी आज की तारीख में जो शिफ्ट 2 के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं, शिफ्ट 2 के अंदर जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं, यानी फिजिक्स के पेपर को हम एनालाइज करने के लिए जा रहे हैं। और जैसा हम देख रहे हैं पिछले मतलब 3 शिफ्ट से और कल की शिफ्ट्स में और आज की शिफ्ट्स में सब में ही फिजिक्स आसान आ रहा है। सारे बच्चे यही फीडबैक दे रहे हैं कि अगर सर फॉर्मूला बेस्ड जाया जाए तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से जो हमको आज मिला है। वो ये है, a wire with resistance 5 ohm is redrawn to increase its length 5 times. What is the final resistance of wire? एक वायर जिसका रेजिस्टेंस, हम यहां पर एक वायर ले रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और अगर इस रेजिस्टेंस को हमने रीड्रॉ किया, मतलब वॉल्यूम कंजर्व्ड है। रीड्रॉ करने का मतलब यह है कि इसी में से हम इसकी लेंथ को, वॉल्यूम इज कंजर्व्ड, और इसी की लेंथ को 5 गुना बढ़ा रहे हैं। यानी लेंथ फाइनल इज 5 टाइम्स ऑफ लेंथ इनिशियल। बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन ए फाइनल एल फाइनल इज इक्वल्स टू ए इनिशियल एल इनिशियल, जिससे हमें ए फाइनल की वैल्यू मिल जाएगी 5li इक्वल्स टू ai इंटू li से li कैंसिल हो जाएगा। हमारे af की वैल्यू हो जाएगी ai बाय 5। एरिया जो है वो 5 गुना कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम को कंजर्व करते हुए हमारे पास एरिया का फॉर्म आ गया है, लेंथ की वैल्यू आ चुकी है। तो फाइनल रेजिस्टेंस जो हमको निकालना है, which is rho L final by A final, that is rho into final length. Final length is 5 times of Li by final area which is AI by 5। तो ये 5 का ऊपर फैक्टर चले जाएगा, which will give you 5 square यानी 25 rho Li by AI, यानी 25 into initial resistance which will give you 25 into initial resistance given है क्वेश्चन में 5 ओम, जिसको रखने पर आंसर आ गया 125 ओम, यानी करेक्ट आंसर है सी। देखो बेटा, पिछले तीनों शिफ्ट्स में देख चुके हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो रेजिस्टेंस के सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके जाना बहुत आवश्यक है। फर्दर जो शिफ्ट्स वाले हैं, जो आगे जिनको पेपर देना है जेईई मेंस का, वो सब ध्यान से इन क्वेश्चंस को देख लो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज गिवन एज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। भाई ये क्वेश्चन कराने का भी मतलब नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स की कैटेगरी में, इतना आसान क्वेश्चन है जो फॉर्मूला पे भी बेस्ड नहीं है, जिसमें बोल सकते हैं कि अगर x दिया हो तो सबको पता है भाई वेलोसिटी dx by dt होती है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन गिव्स वेलोसिटी व्हिच इज 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन व्हिच इज 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी 2t यानी 4t आंसर है। और t बराबर 2 रखने पर आंसर 8 मीटर पर सेकंड आएगा। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इस वजह से ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अगर कर लेंगे तो आपका स्कोर अपने आप इंप्रोवाइज हो जाएगा। फिजिक्स इतना आसान आ रहा है जिससे आप अपने स्कोर को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड, जिसमें लिखा है अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए starts from x equals to 0 and reaches at x equals to a by 2 in 2 seconds. Then find the time required for the particle to go from x equals to a by 2 to x equals to a. यानी x equals to a by 2 से x equals to a तक जाने में उसे कितना समय लगेगा। हम यहाँ पर पोजीशन मार्क कर रहे हैं। ये है क्वेश्चन एसएचएम का और इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन कहलाएगा। x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a by 2 जाने में जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकेंड है, और इस a by 2 से
यहां पर जाने में हमें कितना टाइम लगेगा ये देखना है हमको। t इक्वल्स टू यहां पर कितना टाइम लगेगा वो देखना है हमको कि x इक्वल्स टू a यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाने में हमें कितना टाइम लगेगा। एक प्रोजेक्टाइल जो x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करता है उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, सॉरी एक एसएचएम जो x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करता है उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, जहां पर x की वैल्यू अगर मैं a बाय 2 रखूं और ये a रखूं तो साइन ओमेगा इंटू टी की जगह पर 2 सेकेंड्स आ जाएगा, जहां से हमारे पास में ये कैंसल होने पर 1/2 इक्वल्स टू साइन 2 ओमेगा एंड विच विल गिव यू वैल्यू एज दिस इज साइन 1/2 कहां पर होता है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है विच इज π/6 इक्वल्स टू 2 ओमेगा। 30 डिग्री से इक्वेट कर दिया है साइन के अंदर के एंगल को 2 ओमेगा को, π/6 इक्वल टू 2 ओमेगा यानी ओमेगा इक्वल्स टू π/12 आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी π/12, तो यहां से हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू π/12 आ गई, जो हम इस इक्वेशन में वापस रख देंगे तो x की इक्वेशन जो है, जो यहां से यहां का समय है कि यहां से यहां उसको 2 सेकेंड लगे हैं। लेट अस सपोज a पॉइंट पर जाने पर a x इक्वल्स टू a की पोजीशन पर वो कितनी देर में पहुंचा, दैट इज a sin ओमेगा t। यहां पर a रखने पर जब a के कोऑर्डिनेट पर पहुंच रहा है तब उसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 1 इक्वल्स टू sin ओमेगा t, यानी t जो है वो जाएगा 1 के लिए साइन में यहां पर π/2 इक्वल्स टू ओमेगा इनटू t। ओमेगा की जगह π/12 रख रहे हैं, दैट इज π/2 इक्वल्स टू π/12 इनटू t, दिस गेट्स कैंसल्ड और t की वैल्यू आ गई 12/2 यानी 6 सेकंड्स। 6 सेकंड्स में वो यहां से यहां पहुंच रहा है, यानी यहां से यहां पर पहुंचने का समय आ गया है बच्चा लोग 6 सेकंड्स। 6 सेकंड में वो यहां से यहां पहुंच गया है और 2 सेकंड में अगर यहां से यहां पहुंच रहा है तो यहां से यहां की जर्नी कितने में तय करेगा भाई, जल्दी बताओ। दैट इज t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स। 6 सेकंड्स उसको यहां से यहां जाने में लग रहा है और 2 सेकंड उसको यहां से यहां जाने में लग रहा है, तो जो पूछा गया है वो है टाइम रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम x इक्वल्स टू a/2 टू x इक्वल्स टू a, यानी टाइम जो रिक्वायर्ड है वो है 4 सेकंड, यानी करेक्ट आंसर आपका है B। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ चुका है B 4 सेकंड। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एज we can see that a charge of 10 microcoulomb is placed at origin, where should a charge of 40 microcoulomb be placed on x-axis such that the electric field is 0 at x equals to 2? देख लो भाई, ये भी सोच ही लो कि क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। लेट अस सपोज हमने एक x एक्सिस बनाई, एक y एक्सिस बनाई, बहुत प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर चार्ज जो है 10 माइक्रोकूलम ओरिजिन पर, और कोई चार्ज है जो यहां पर x इक्वल्स टू 2 पर इस तरीके से यहां कहीं पर रखना है। उस चार्ज की वैल्यू है 40 माइक्रोकूलम, वो यहां कहीं पर रखना है। लेट अस सपोज x कहीं पर रखा है उसको 40 माइक्रोकूलम, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड x बराबर 2 पर शून्य हो जाए, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 और ये Q2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की रिपेलिंग होगी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इस तरफ होनी चाहिए, तभी ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तभी जाके जीरो हो पाएगी। यानी 40 माइक्रोकूलम का चार्ज भाई आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो रख नहीं सकते हो, आपको पॉजिटिव पर ही एक्स के कोऑर्डिनेट पर रखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया है। वैल्यूज रखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेट करने के लिए बोला जाएगा, तो E1 और E2 को इक्वल करने पर बोला जाएगा K इंटू फर्स्ट वाले की आ जाएगी 10 माइक्रोकूलम बाय डिस्टेंस, दूरी आ गई 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू E2 को लिखेंगे K इंटू 40 माइक्रोकूलम बाय दूरी आ जाएगी, इस दूरी को बोलेंगे x कोऑर्डिनेट यानी x माइनस 2, x पूरे x में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। K से यहां K कैंसिल हो गया है, माइक्रोकूलम कैंसिल हो गया, 10 से 44 टाइम्स कैंसिल हो गया है, तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू यहां पर 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 है, जो स्क्वायर रूट करने पर ऑलरेडी
4 आएगी और x की वैल्यू आसानी से 6 हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 2 में से x इक्वल्स टू 6 वाला ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है kq बाय r स्क्वायर, ये सब लोग भली भांति जानते हैं। वेक्टोरियल डायरेक्शन आपको देखना है और जस्ट उसके बाद इसको कैंसलेशन करना। ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैं कर नहीं रहा हूं वेक्टर फॉर्म यूज करके, बस हमने सिर्फ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट कर दिया है भाई, तो फटाफट से ये आंसर आ जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच कर जाएंगे, जिसमें बोला जा रहा है कि an object of mass m is placed at a height re from the surface of earth. Find the increase in potential energy of the object if the height of the object is increased to 2 re from the surface of earth. यानी कहां से पृथ्वी के सरफेस से 2re दूरी पर हमें उसको ले जाना है, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी कितने अमाउंट से इंक्रीज होगी वो देखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है जब ऑब्जेक्ट अर्थ, जिसकी रेडियस आरी है, मैंने अर्थ बनाई, इसके सरफेस से आरी दूरी पर यानी ए पॉइंट से कहां तक ले जाएंगे, और 2 re फ्रॉम द सरफेस यानी यहां से और ऊपर आरी तक, बी तक ये हमें ले जाना है, और यहां से यहां ले जाने पर, ए से बी ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा वो देखना है। यानी डेल्टा यू निकालना, विच इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हम लिखेंगे यू फाइनल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी m1 m2 बाय r। तो यहां लिखेंगे माइनस, उस ऑब्जेक्ट का मास m है तो माइनस g m1 यानी मास ऑफ अर्थ इंटू m2 यानी m अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी दोनों पॉइंट्स के मध्य दूरी, यानी ये पॉइंट मास और इसके मध्य दूरी, इसके सेंटर के मध्य दूरी हो जाएगी 2re। तो हम यहां पर लिख देंगे बेस में 2re माइनस माइनस ये हमारा इनिशियल है, जबकि हमें फाइनल लिखना है यहां पर पहले बाद में, तो u फाइनल की वैल्यू हो जाएगी re एंड re यानी 3re माइनस ऑफ माइनस g me m बाय 2re, यही कुछ होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमको यहां से मिल जाएगा, डेल्टा u की वैल्यू आ जाएगी g me m बाय re बाहर, अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1/3, जिसको एलसीएम लेके हम लिख सकते हैं u इक्वल्स टू g me बाय re इंटू स्मॉल m इंटू 1/2 माइनस 1/3, सॉल्व करने पर मिलेगा हमको 1/6। क्या मिल जाएगा फैक्टर 1/6। एज यू नो स्मॉल g ग्रेविटी की वैल्यू होती है g me बाय re का स्क्वायर, तो यहां से g me बाय re को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसको g इंटू re इंटू स्मॉल m इंटू 1/6 विच गिव्स यू 1/6 mgre। यानी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बी वाला, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी m1 m2 बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विच इज r। तो ये फॉर्मूला पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल था पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशन चैप्टर से, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक सेट में एक क्वेश्चन मिलना स्वाभाविक है। और अब हम स्विच कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि लिखा गया है what will be the molar specific capacity of an isochoric process of a diatomic gas if it has additional vibrational mode। if it has additional vibrational mode यानी ऐसे तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, या हमें ऐसा बोलना चाहिए कि टेम्परेचर वेरिएशन होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर गामा की वैल्यू, ये हमें क्या निकालना है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस यानी सीवी निकालना है, वो भी डायएटमिक गैस का निकालना है। तो सीवी निकालना है हमको, कौन सी गैस का, डायएटमिक गैस का निकालना है। वाइब्रेशनल मोड में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड होती भाई वो एक नहीं होती है,
दो होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, दो वाइब्रेशनल डिग्री आती है पर टेम्परेचर के हिसाब से, दो वाइब्रेशनल डिग्री आती है, एक काइनेटिक की और एक पोटेंशियल की। तो ये 1 + 1 का फैक्टर आएगा, यानी यहां पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ऐड कर देंगे, तो हमारे CV की वैल्यू होती है FR/2। तो 1 + 1 2 तो वाइब्रेशनल की डिग्रीज है, प्लस तो दो वाइब्रेशनल डिग्री हो गई एडिशनल, प्लस डायटोमिक गैस होने की वजह से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रोटेशन और ट्रांसलेशन वाली होती है वो होती है 5। तो ये हो जाएगा 5 + 2 यानी 7 का फैक्टर आएगा, और CV का फॉर्मूला था FR/2, यानी ये आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 7R/2। कुछ बच्चे गलती कर बैठते कि वाइब्रेशनल डिग्री 1 काउंट करते हैं, वाइब्रेशन की डिग्री 1 नहीं होती है ना, वो होती है 2, एक काइनेटिक की और एक पोटेंशियल की। तो यहां आंसर आपका आ जाएगा 7R/2। ये थर्मोडायनेमिक्स में से बहुत इजी क्वेश्चन है, और CPCB के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कल की शिफ्ट में भी हमने देखा है, आज की शिफ्ट में भी हमने देखा है। तो CPCB वाला सेक्शन आप स्ट्रॉन्ग कर लो, ये सजेशन है ना, एज पर द एनालिसिस। अगेन वी आर कमिंग बैक टू LCR सर्किट। AC के सेक्शन में LCR से ज्यादा क्वेश्चन आए, कल क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ वगैरह इन पे क्वेश्चंस आए थे, और LCR के क्वेश्चंस आए। आज क्लियरली LCR सर्किट लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि AC का क्वेश्चन है, जब सोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, पर हाँ XL और XC दोनों दे दिए गए हैं along with the resistance। तो you have to find the power factor of the circuit। बहुत आसानी से हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos phi = R/Z। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos phi = R/Z। R की वैल्यू हो गई 80 ओम, जबकि Z का फॉर्मूला होता है √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R², which will give you 80 ओम बाय रूट XL दिया हुआ है क्वेश्चन में 130 ओम माइनस 80 ओम का होल स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। यहां से हमारा पावर फैक्टर, दिस इज योर cos phi which is पावर फैक्टर, आ रहा है 80 बाय रूट 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। भाई मैं यहां से अगर 10 के स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर कर दूं 10 को, तो ज्यादा आसान है क्योंकि ऑप्शंस कुछ उसी प्रकार के दिए गए हैं, इनटू √5 स्क्वायर यानी 25 प्लस 8 स्क्वायर यानी 64, विच विल गिव यू √8 बाय √89। बहुत आसानी से आंसर आ गया है, इसका बी वाला आंसर है 8 बाय √89। सबको ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि पावर फैक्टर cos phi का फॉर्मूला होता है R/Z, जो कि पावर की इक्वेशन में भी यूज होता है। तो ये यहां पर एवरेज पावर की इक्वेशन में जो cos phi यूज होता है दैट इज R/Z, और वो हमने यहां पर निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है the straight wires placed parallel to each other are carrying currents as shown in the figure. P is equidistant from the wires, then we have to find the magnetic field at point P। दोनों वायर से equidistant है, तो भाई ये यहां पर डायग्राम बना के दिया गया है कि इसके अंदर करंट 8 एम्पियर है, P यहां से बराबर दूरी पर है, दोनों के मध्य दूरी अगर 7 सेंटीमीटर दी है तो ये 3.5 सेंटीमीटर पर P पॉइंट है, और इस वाले करंट 6 एम्पियर के कारण भी ये यहां पर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। राइट हैंड पाम रूल या थंब रूल से बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर 1 के कारण, मैग्नेटिक फील्ड यहां वायर 1 के कारण B1 का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, जबकि B2 6 एम्पियर के कारण नीचे जाने के कारण B किस तरफ होगा, अंदर की तरफ, यानी दोनों सेम डायरेक्शन के, तो फटाफट से ऐड कर देंगे। तो B नेट की वैल्यू हो गई B1 प्लस B2, और क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स है, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं और उनकी कोई दूरी नहीं, और ये डैश डैश लाइंस बना के दी गई यानी इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा μ0I/2πr I1/2πr प्लस μ0I2/2πr। क्योंकि डिस्टेंस सेम है इसलिए मैंने दोनों r सेम रखे हैं, फॉर्मूला यूज करा है सिर्फ। इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr, तो यहां μ0/2πr बाहर, अंदर बच रहा है I1 प्लस I2। वैल्यूज रखने पर μ0 की वैल्यू आ जाएगी, μ0 की वैल्यू होती क्या है, μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷ 4π × 10⁻⁻⁷ इंटू करंट, एडिशन करने पर I1 प्लस I2 का एडिशन करने पर
8 प्लस 6 यानी 14 हो जाएगा, जो मैं बाद में लिख दूंगा। 2 पाई इंटू डिस्टेंस इज 3.5 सेंटीमीटर विच इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर में, ताकि स्टैंडर्ड यूनिट्स में आपका आंसर आए। ये फैक्टर 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू दिस इज 8 प्लस 6 14 बाय 35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और इस तरफ एक और 10 है भाई। तो ये 10 की पावर माइनस 5 बच रहा है, जो एक 10 से जाने पर 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। दैट इज 2 इंटू 14 28 बाय 35 इंटू 10 टू द पावर माइनस, यहां पर 10 टू द पावर माइनस 4। क्लियर? ये माइनस 5 बच रहा है, एक 10 की वजह से माइनस 4 हो जाएगा। ये वी नेट की वैल्यू है अप्रोक्सीमेशन में। जो कुछ यहाँ पर आंसर या ऑप्शन की कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 7 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है तो आंसर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला नहीं आ पाएगा, या इन ऑप्शंस में से भी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर का है, ये इक्विडिस्टेंट बताया गया था, हमने 2 पाई के फैक्टर को हटा ही दिया है वहां पर ऑलमोस्ट, और ये आंसर हमारा आना चाहिए 28 बाय 35, जो 4 बाय 5 से कैंसिल हो रहा है। तो देख लेते हैं और सिंप्लीफाई करके। ठीक है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते, तो 4 इंटू 2 बाय 5 2 जा 10 हो जाएगा, विच विल गिव यू आंसर एज, यहां पर मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, एंड दिस विल बी 8 इंटू दिस पावर राइजेस टू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सिंप्लीफिकेशन की जरूरत थी यहां पर थोड़ी सी, तो ये सिंप्लीफिकेशन की जरूरत थी, तब जाके हमारा आंसर आया 8 इंटू 10 to the power minus 5 Tesla। And next, let's switch to the next question, जो कि है ट्रांजिशंस पर बेस्ड, और ये हाइपोथेटिकल एटम पर बेस्ड है। एटम्स का क्वेश्चन है, जहां पर द डायग्राम शोज या shown represents different transitions of electrons A, B, C, D between the energy level and energies mentioned। ठीक है, mentioned energies में among the shown transition, which transition will generate photon of wavelength 124.1 nm and Hc equals to 1.241 eV nm। भाई बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको वैल्यूज ही दे दी गई है, तो एनर्जी डिफरेंस दो ट्रांजिशन के मध्य Hc बाय लैम्डा के बराबर होता है, जिस का फोटोन निकल रहा है, जिस वेवलेंथ का फोटोन निकल रहा है। तो यहां 1241 eV रखेंगे और यहां 124.1 nm रखेंगे। सो nm से nm कैंसिल हो जाएगा और ये 10 का फैक्टर फंस जाएगा इनटू 1241 बाय 1241 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। ऐसे कौन सा ट्रांजिशन है जिसका एनर्जी डिफरेंस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? क्लियरली ए वाले का नहीं है, बी का नहीं है, सी का नहीं है और डी का है। 0 और -10, 0 और -10 का एनर्जी डिफरेंस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से। तो करेक्ट आंसर हमारा यहां हो गया डी। ये ट्रांजिशन के जो फॉर्मूला है एनर्जी डिफरेंस का, ये लैम्डा के फॉर्मूला को यूज नहीं करना है, डेल्टा ई इक्वल्स टू Hc बाय लैम्डा को यूटिलाइज करना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से है? लेट्स सी। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विद 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। If a magnetic field of B equals to 2 Tesla exists perpendicular to the plane of the motion, then find the EMF induced between the two ends of the rod। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेहद सिंपल क्वेश्चन, बेहद सिंपल क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड, विच इज EMF ऑफ मोशन कंडक्टर इज नोन एज मोशनल EMF। टू दोनों एंड्स के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस या EMF का फॉर्मूला होता है BLV। क्या होता है फॉर्मूला? BLV। तो EMF की वैल्यू हो गई B 2 टेस्ला, लेंथ 1 मीटर, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर EMF का 16 वोल्ट है। ये हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। ये सिर्फ और सिर्फ एक लड्डू क्वेश्चन है जिसको बोल सकते हैं कि जिसमें से फॉर्मूले में आपको वैल्यू डालनी थी और कुछ नहीं करना था। कल की शिफ्ट में है ना, कल शाम की शिफ्ट में, आज शाम की शिफ्ट में EMF
मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चंस आए हैं, दोनों आसान क्वेश्चन है। कल की शिफ्ट में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 फॉर्मेट का क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व करवाया था, फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया था और यहां फॉर्मूले में वैल्यू रखवा के पूछ लिया। इससे ज्यादा इस चैप्टर में से नहीं आया है। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम chapter rotation, which is a disk and a solid sphere of same radius are rotated as shown in the figure. If the mass of disk and solid sphere are 4 kg and 5 kg respectively, then I disk by I solid sphere. I disk by I solid sphere थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर ये जो बनाए गए हैं डायग्राम, यहाँ पर डिस्क में टेंजेंशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है और दोनों में ही तो इंस्टेड ये स्फीयर है तो स्फीयर के भी टेंजेंट पर पूछा गया है। तो यहां पर ये सॉलिड स्फीयर है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को टेंजेंशियली पूछा है। दिस इज I2 रख देता हूं और ये डिस्क का रख देता हूं व्हिच इज I1। दोनों के मासेस अलग अलग हैं, इसका मास m1 है और इसका मास कुछ m2 है ना, पर दोनों की रेडियस जरूर सेम है भाई, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट वन टेंजेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट करेंगे। पहले ICM हमें पता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क का, और इस प्लेन में हमें पता है दैट इज mr स्क्वायर बाय 4। क्या होगा, I1 हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 4 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से उसको r स्क्वायर में शिफ्ट करेंगे तो m इंटू आर स्क्वायर या m1 इंटू आर स्क्वायर विच विल गिव यू, यहां से एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा 5m1 r स्क्वायर बाय 4। ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला 5m1 r स्क्वायर बाय 4। जबकि I2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो I2 हमारा आएगा m2 सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर यानी 2/5 m2 r स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, क्योंकि इसके भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट आएगा ये वाला, और 3D ज्योमेट्री है इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो यहां पर इसको शिफ्ट करेंगे m2 को r स्क्वायर और ये हो जाएगा m2 इंटू आर स्क्वायर यानी 7/5 m2 इंटू आर स्क्वायर। हमको रेशो निकालना है I1 बाय I2 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा I1 बाय I2 का रेशो दिस इज 5m1 बाय 4 r स्क्वायर बाय 7m2 बाय 5 r स्क्वायर। then r स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, इट इज 5 इंटू 5 बाय 7 इंटू 4 इंटू m1 बाय m2, क्योंकि मास m1 जो डिस्क का है वो 4 kg दिया है और m2 का 5, तो 5 बाय 4 का फैक्टर m1 जो है और डिस्क का 4 है और m2 5 है, तो ये कैंसिल होने पर फैक्टर बन रहा है 5/7 का, यानी करेक्ट आंसर आपका है 5/7। कुछ बच्चे इसमें वैल्यूज उल्टी बोल रहे थे, तो उल्टी अगर वैल्यूज आ गई तो थोड़ा फैक्टर इधर उधर जा रहा था, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये अगर ऑप्शंस हैं, कुछ बच्चों ने ऑप्शंस ये बताए हैं, तो इन ऑप्शंस के बेसिस पर हम ये आंसर निकाल पाते हैं कि यही पूछा होगा और यही वैल्यूज दी होंगी मासेस की। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और अब हम शिफ्ट हो रहे हैं फिर से नए क्वेश्चन पर, जो कि अगेन काइनेमेटिक सेक्शन से है और बहुत आसान होगा, होपफुली आसान ही होगा, क्योंकि भाई फिजिक्स आसान ही आ रहा है तो आसानी क्वेश्चन हो सकता है। तो two projectiles are thrown at an angle of projection alpha and beta with the horizontal. If alpha plus beta is equals to 90 degree, the ratio of two projectiles on ranges of two projectiles on horizontal plane is equal to, options दिए गए हैं और एंगल्स यहां से पता चल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है, रेंज इज सेम, so the ratio is r1 by r2 is equals to 1:1। चाहे तो फॉर्मूला इसको यूटिलाइज करके देख लो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g और r2 को रखोगे u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, जो बीटा है उसको 90 माइनस अल्फा रख दोगे तो भी आंसर सेम आएगा। साइन 180 माइनस 2 थीटा इज अगेन साइन थीटा, साइन 2 थीटा बाय जी, और R1 और R2 सेम है, यानी रेंज का रेशियो 1:1। बहुत इजी, बहुत बहुत एक्सट्रीम इजी क्वेश्चन है ये वाला।
जहां पर हम ये बता सकते हैं अभी तक के 12 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन जो मिले हैं और भी आगे मुझे मिल रहे हैं, भी मेरे फोन में आ रहे हैं, तो मैं वो भी सॉल्व करवाऊंगा आपको, क्योंकि वो टाइप नहीं हो पाए हैं। और उसी के बेसिस पर हम और एनालाइज करेंगे कि पेपर फिजिक्स का बहुत आसान आ रहा है, तो फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड भी चले जाए, कंसेप्ट बेस्ड भी चले जाए, तो कंसेप्ट भी बहुत माइन्यूट है, जो बहुत शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आपको बताते रहता हूं, वो सारे पॉइंट्स को हम यहाँ यूटिलाइज ही कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। Let's switch to the next question, which is of units and dimension, और हमको यहाँ पर physical quantities, various physical quantities और dimensions उनके लिखे दिए गए हैं और हमें इनको relate करना है, ठीक है? So let's start with the first one, P1, which gives you Young's modulus. यंग्स मॉडुलस का डायरेक्ट अगर आपको डायमेंशन नहीं भी याद है, जिनको डायरेक्ट याद है भाई वो डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे आंसर टिक कर देना, पर जिनको नहीं याद है वो बता सकते हैं उनको। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, जबकि स्ट्रेस का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी mlt-2 बाय l स्क्वायर विच इज ml-1t-2। यानी पहले वाले का आंसर है ml-1t-2, यानी p इज रिलेटेड टू p। तो एक ऑप्शन है मेरे पास जहां पर p जो है वो b से रिलेटेड है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें p है, तो मैं यहीं से ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकता हूं। फिर भी हम दूसरे भी निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज प्लैंक्स कांस्टेंट का निकाला, क्योंकि आपको ये बता दूं कि प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन पर बेस्ड इसी टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन कल की भी शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है, बच्चों ने मुझे आके बताया है यहाँ पर, और वही चीज यहाँ पर फिर से रिपीट हुई है, यानी यूनिट डायमेंशन से बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एनर्जी इक्वल्स टू h इनटू न्यू, सो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया एनर्जी बाय न्यू, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, या एनर्जी इनटू टाइम पीरियड, which is ml2t minus 2 into t, which will give you dimension as ml2t minus 1. ml2t minus 1 यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन a है, p का b, q का a, मतलब अभी तक हम सही जा रहे हैं। अब हम r का डायमेंशन निकालेंगे जो कि है वर्क फंक्शन, एंड वर्क फंक्शन इज अगेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल। वर्क फंक्शन इज फाई नॉट विच इज अगेन एन एनर्जी विच is having dimension, क्योंकि मैंने तो यहाँ एनर्जी का डायरेक्ट डायमेंशन ही यूज कर रखा है, तो ml2t-2 यानी r का आंसर d है। तो ऑब्वियसली s का आंसर c होगा, या अगर आप निकालना चाहते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो आप स्टोक्स लॉ वाले फॉर्मूले से ज्यादा आसानी से निकाल सकते हो, which gives you force equals to 6 pi eta rv। किसका निकालना है? ये s वाले फंक्शन का निकाल रहे हैं, ईटा का, फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आरवी स्टोक्स लॉ होता है। तो स्टोक्स लॉ के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ईटा का डायमेंशन होगा फोर्स mlt-2 बाय रेडियस l इंटू वेलोसिटी lt-1। एक l से l कैंसल, योर आंसर इज ml, एक t-1 बच रहा है, यानी ml -1t-1। तो ये हमारा आंसर सी हो गया, और हमने इस वजह से बी ऑप्शन को टिक कर दिया है यहां पर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि यूनिट्स और डायमेंशन पर बेस्ड है। बिग ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 1000 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, एंड इफ द बिग ड्रॉप हैड सरफेस एनर्जी ui एंड ऑल स्मॉल ड्रॉपलेट टुगेदर हैड सरफेस एनर्जी uf, देन ui बाय uf का रेशो पूछा है। अब सबसे पहली चीज तो हम वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा के 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स में उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कैपिटल R की ऐसी 1000 छोटी ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाएगा, स्मॉल r छोटे रेडियस की ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहां वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बराबर 1000 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। बेटा ये वाले रिलेशन से हमें पता चल गया कि कैपिटल R की वैल्यू जो है वो इसके क्यूब रूट करने पर आ जाएगी 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। दोनों तरफ से रिलेशन आ गया हमारे पास में कैपिटल R और स्मॉल r का। अब हमारे पास में जो सरफेस एनर्जी है इनिशियल यानी बड़ी ड्रॉपलेट की, वो होगी सरफेस टेंशन इनटू रेडियस 4 पाई r स्क्वायर, जबकि फाइनल होगी सरफेस टेंशन
इंटू 4πr², ये तो एक ड्रॉपलेट की हुई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारों से यानी 1000 ड्रॉपलेट से। फिर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे क्योंकि डिवीजन करने पर ये हमें रेशो पूछा है। t से t कैंसल, 4π से 4π कैंसल, यू विल गेट कैपिटल R² विच इज 10r का होल स्क्वायर बाय r² इंटू 1000 एंड देन r² एंड दिस r²। मैं इसको पहले लिख लूं और फिर कैंसिल करूं तो बेटर है कि यहां आ जाएगा 100r² बाय 1000r², यानी r² से ये फैक्टर कैंसल और हमारा आंसर आ जाएगा 1/10। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1/10 हमारा आंसर होगा, और इसी चीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। तो ये सरफेस टेंशन चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आया फ्लूइड्स में से, सरफेस टेंशन सेक्शन में से मेरे पास और न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये दिया गया है, अ स्टेशनरी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई हैविंग वेलोसिटीज इन द रेशियो 3:2, then you have to find the ratio of radius of their nuclear sizes। ऐसा बोला जा रहा है, find the ratio of radius या उनके न्यूक्लियर साइज का रेशो पूछा गया है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस आए हैं बच्चों के द्वारा, तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि स्टेशनरी न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई M1 और M2 में ब्रेक हो रहा है, जिनके मासेस M1 और M2 रहेंगे। डॉटर न्यूक्लियाई मास नंबर M1 और M2 रहेंगे। ये दो डॉटर न्यूक्लियाई, ये पेरेंट न्यूक्लियस है X, वो दो में आ रहा है M1 और M2, जिनके मोमेंटम्स V1 और V2 के हिसाब से इस तरीके से रहेंगे, वेलोसिटीज V1 और V2 के हिसाब से इस तरीके से रहेंगे कि वो मोमेंटम सेम हो जाए। हम बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम करेंगे, यानी 0 बराबर m1 v1 in minus I cap plus m2 v2 in plus I cap, which will give your answer as m1 v1 equals to m2 v2। यहां से मासेस का रेशो m1 बाय m2 v2 बाय v1 के बराबर हो जाएगा। जहां v1 बाय v2 पहले 3:2 दिया है, तो v2 बाय v1 अपने आप आ जाएगा 2/3। वेलोसिटीज का रेशो आ गया है 2/3, जो मास नंबर का भी रेशो रहेगा। और हमें पता है रेडियस जो है वो a की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो मास है न्यूक्लियाई का, उनके रेशो के हिसाब से अगर r1 बाय r2 करेंगे तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 बाय m2 की पावर 1/3, which will give you the ratio as r1 by r2 is equals to m1 by m2 यानी 2/3 होल की पावर 1/3। जो ये न्यूक्लियाई चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। हमने ये वाले रिलेशन r इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3 या r इक्वल्स टू r नॉट a की पावर 1/3 वाले फॉर्मूले को यूटिलाइज किया है और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया है। ठीक है, तो लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मैच द कॉलम टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन यहां पर मिला है, और वो है मैच द लिस्ट, मैच दिस बोथ द लिस्ट, और लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करके इन ऑप्शंस में से एक कोई सा करेक्ट होगा उसको आइडेंटिफाई करना। थर्मोडायनेमिक सेक्शन से ये क्वेश्चन है, उसमें लिखा गया है कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, लेट अस सपोज P इज एडियाबैटिक प्रोसेस, तो किससे रिलेटेड है? एडियाबैटिक प्रोसेस यानी नो हीट एक्सचेंज प्रोसेस होती है, ये सबको पता है। तो अगर मैं कहूं कि नो हीट एक्सचेंज वाले कॉलम से रिलेट कर दें अपन, तो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज 0 होता है। और फिर हमारे पास में यहां पर दिया हुआ है कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या करती है? आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन गैस पर या गैस के द्वारा नहीं होता है, यानी Q इज रिलेटेड टू A, P इज रिलेटेड टू C का एक ही ऑप्शन जा रहा है अभी तक, उसके अलावा सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, और Q इज रिलेटेड टू A भी इसमें फॉल कर गया, यानी हमारा ऑप्शन तो यही करेक्ट होगा। लेट्स सी टू द अदर ऑप्शंस आल्सो। R जो है आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें लिखा हुआ है कि जो
आइसोबैरिक प्रोसेसेस में सम हीट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, कुछ पार्ट हीट का इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल सही जवाब। जो Q है उसका कुछ पार्ट डेल्टा U में जाएगा और कुछ पार्ट वर्क डन में जाएगा, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन होता है। तो यहां पर जो हीट का कुछ पार्ट है वो इंटरनल एनर्जी में आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होगा, यानी R इज रिलेटेड टू B। जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है उसमें इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है वो होता है कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। बहुत आसान क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नो न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्वड। So let's switch to the next question, in which it is given, in the given arrangement the image formed by the combination is as shown। यहाँ पर इमेज बनाई गई है इस कॉम्बिनेशन के द्वारा, और ये कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसकी फोकल लेंथ दी गई है। the focal length of the lens is 10 centimeter, then you have to find the value of x। x की वैल्यू निकालनी है। तो इमेज हमें यहाँ पर मिल रही है 5 सेंटीमीटर प्लेन मिरर के पीछे। तो कुछ रे डायग्राम्स वगैरह से हमें पता चल जाता है कि अगर इमेज यहाँ पर मिल रही है तो ऑब्जेक्ट इस इमेज के लिए यहाँ पर इसकी इमेज इस वाले सेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और 5 सेंटीमीटर की कैटेगरी में अगर ये 5 सेंटीमीटर दूर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों बच्चा लोग, समझ आया आप लोगों को? क्योंकि 5 सेंटीमीटर प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है, ये 5 सेंटीमीटर। तो यहां से आने वाली रेज के लिए जो इमेज बनाई जा रही है, यहां से आने वाली रेज के लिए जो इमेज बनाई जा रही है वो यहां पर बनाई जा रही है। एक्स के लिए यहां पर इमेज बनाई जा रही है जिसकी दूरी हमें पता है कि 20 में से 5 को अगर घटा दिया जाए तो यहां पर 15 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही। यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए V को लिखा है हमने, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने V को लिया है +15 सेंटीमीटर, और U इज योर -x, और जबकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती +10 सेंटीमीटर। बाय लेंस फॉर्मूला हमारे पास में 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u रखने पर वैल्यूज आ जाएगी 1/+10 equals to 1/+15 माइनस ऑफ 1/-x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/15 प्लस 1/x equals to 1/10। एलसीएम लेने पर दैट इज 15x equals to x। यहां पर इसको सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से ना करके ऐसे करते हैं कि 1/x वहीं रहने देते हैं और 1/10 में से 1/15 को घटा देते हैं। यहाँ 1/15 को सब्ट्रैक्ट करने पर पता चल रहा है कि ये 33 - 2 एलसीएम लिया हमने, ठीक है। 30 एलसीएम लेके 3 - 2 से ये आंसर आ गया 1/30, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है भाई सेंटीमीटर में। 30 सेंटीमीटर पर वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी इमेज इस टाइप से इस अरेंजमेंट में इस तरीके की बनेगी। समझ में आया? तो हमने क्वेश्चन को बैक साइड से स्टार्ट किया है, जहां पर पहले मिरर था, फिर मिरर से हमने इमेज बनाई है पहले 5 सेंटीमीटर पहले, और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बेसिस पे लेंस फॉर्मूला लगाया सिंपली 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। Now next question is, a capacitor has capacitance of 5 microfarad when the medium is air. Now a material of dielectric constant 1.5 is filled in half the separation between plates, keeping area same, then the new capacitance in microfarad is। तो ये बच्चा लोग कैपेसिटेंस चैप्टर का क्वेश्चन है, जहां कैपेसिटेंस एयर में फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ε0a/d। कोई शक नहीं है क्योंकि कल भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, आज भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। कल भी डाइलेक्ट्रिक डाला था, आज भी लोगों ने डाइलेक्ट्रिक डाला है। तो ε0a/d की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड है, और जैसे ही हम इंसर्शन करते हैं डाइलेक्ट्रिक का तो फॉर्मूला हो जाता है ε0a/d - t + t/k। फॉर्मूला होता है d - t + t/k। हाफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, लेट अस सपोज मैं कैपेसिटर बनाऊं अगर, तो हाफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर यहां पर, ठीक है, यहां पर हाफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। यहां से यहां आधी दूर तक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया है। ये d/2 दूरी आ गई उस थिकनेस की। तो यहां पर
t की जगह पर d/2 रखेंगे तो दैट विल बी d माइनस d/2 प्लस d/2 बाय k। तो यहां पर आ जाएगा आंसर सी डैश का एप्सिलॉन नॉट a बाय d/2 प्लस d/2 बाय k। तो यहां वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट a बाय d/2 कॉमन निकाल लिया जाएगा बाहर और 1 प्लस 1 बाय k का फैक्टर फंस जाएगा, which gives you एप्सिलॉन नॉट a बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d हो गया है और 1 प्लस 1 बाय k की वैल्यू है 1.5। इस एलसीएम वगैरह लेके हमारे पास सी डैश जो न्यू कैपेसिटेंस है माइक्रोफेरेड में आ जाएगा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाय d बाहर और अपॉन में 1 प्लस ये 1.5 को 3/2 रखेंगे तो ऊपर जाके लिखा जाएगा 2/3 which will give you 3 plus 2 यानी 5। ये हो जाएगा 3 plus 2 यानी 5 और ऊपर 3 भेजेंगे तो 6 that is 6/5 into epsilon naught a by d जिसकी वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड है। तो 5 का फैक्टर कैंसिल होके आंसर बन जाएगा 6 माइक्रोफेरेड, यानी आंसर क्या है इंटीजर में 6। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्वेश्चन आया था जिसके थ्रू हमने ये बता दिया कि अब कैपेसिटेंस का ये वाला फॉर्मूला भी हम यूटिलाइज करके ये इक्वेशन के थ्रू इस आंसर को निकाल सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी आ रहा है पेपर फिजिक्स का, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, यानी जो बच्चा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके चले जाएगा वो भी इन क्वेश्चंस को निकाल ले जाएगा। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड that is on collision. A question is a particle of mass m equals to 1 kg is moving with velocity v towards a stationary particle of mass 3 kg and after collision the lighter particle returns along same path by 2 meter per second. You have to find v and you have to assume elastic collision. तो सबसे पहले छोटी छोटी दो गेंदें बना लेते हैं, है ना, पार्टिकल के रूप में जो जिनके साइज को हमने लिखा मास 1 kg और दूसरी वाली है जिसका मास है 3 kg और इनकी वेलोसिटी यहां पर ये इस तरफ चल रही थी विथ वेलोसिटी ऑफ v, है ना, तो द इनिशियल वेलोसिटी इज v। जब कोलिजन हो रहा है आफ्टर दैट दिस पार्टिकल ऑफ मास 1 kg which is lighter one returns along the same path by 2 meter per second, सेम पाथ पर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और 3 kg वाला किसी वेलोसिटी, लेट अस सपोज हमने ये 3 kg वाले की वेलोसिटी क्या मान ली है, v2 मान ली है। क्या मान ली है बेटा, v2 मान ली है। कोलिजन में सबसे इंपॉर्टेंटली क्या लगाया जाता है, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम की इक्वेशन क्या लिखेंगे, मास 1 kg इंटू वेलोसिटी v इक्वल्स टू 1 kg इंटू वेलोसिटी, अगर इस साइड को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो पीछे वाले को नेगेटिव यानी -2 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 kg इंटू v2 which will give you v equals to -2 plus 3v2। हमारी पहली इक्वेशन हो गई। जब हमको v निकालना है तो हमें v2 निकालना पड़ेगा। एक इक्वेशन आएगी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक कोलिजन इज 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इज 1, e is equals to 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगी v2 माइनस v1 इज -2 बाय u1 which is v minus u2 is 0 which will give you v2 plus 2 by v is equals to 1, यानी v2 की वैल्यू हो गई v minus 2, v2 plus 2, v को इधर भेजेंगे 2 को उधर ले जाएंगे तो v2 की वैल्यू हो गई v minus 2, यहां रख देंगे। therefore आंसर आएगा v equals to -2 plus 3 इंटू v माइनस 2। इसको सॉल्व करने पर अब मैं बाकी का रिमेनिंग यहां पर सॉल्व करके दे रहा हूं आपको। जो v की वैल्यू है वो आ रही है -2 प्लस 3v माइनस 6 विच विल गिव यू, इसको इधर ले जाने पर ये हो जाएगा -8 प्लस 2v इक्वल्स टू 0, इधर ले जाके 2v इक्वल्स टू 8, यानी v की वैल्यू अंततः आ गई है
4, v की वैल्यू आ गई है आपकी 4 और यहां पर हमारा क्वेश्चन ओवर हो चुका है। हमने दो इक्वेशंस लगाई हैं, दो फॉर्मूलाज यूज करे हैं। एक फॉर्मूला यहां हमारे पास में अवेलेबल ये रहा और एक कॉन्सेप्ट ये वाला यूज करा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि किसी भी इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसानी से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो बेटा हमने आज भी इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को कर लिया। आप प्लीज इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स बहुत इजी आ रहा है तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करके चलिए। अच्छे से अच्छा स्कोर बढ़ाना हो तो सारे टॉपिक्स को टच कर लेना आवश्यक है। अभी भी आपके पास कुछ दिन बाकी है और उसमें आप अपनी प्रिपरेशन को और एनहांस कर सकते हैं। एंड वी विल कम बैक विथ न्यू शिफ्ट एंड न्यू सॉल्यूशंस। ठीक है।